प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम लोग फ्रीडम ऑफ विल को लेकर के कि जब हम स्वतंत्र इच्छा की बात करते हैं तो इच्छा का निर्धारक तत्व क्या हो, इस पर लेकर के तीन व्यू आए: इनडिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म और फेटलिज्म। लेकिन इन तीनों के अतिरिक्त हम लोग एक सेल्फ डिटर्मिनिज्म की बात किए और वहां हम लोगों ने देखा कि विल का जो आधार है वो सेल्फ डिटर्मिनिज्म है। इसके बाद एक अलग प्रकार की विचारधारा एथिक्स के क्षेत्र में जुड़ती है और उसके जुड़ाव का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम जहां पर बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वो बात इसलिए कर रहे हैं कि मनुष्य जो है वो सोशल बीइंग है, सामाजिक प्राणी है। तो जब हम मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहते हैं तो सामाजिक प्राणी कहने का अभिप्राय क्या है, वो किन अर्थों में सोशल बीइंग है, सामाजिक प्राणी जो है वो किस अर्थ में है। अब क्या मानव के लिए समाज आवश्यक है या फिर समाज के लिए मनुष्य आवश्यक है? और यदि हम ये कहें तो किस अर्थ में जब हम मनुष्य के समाज की बात करते हैं या मानव समाज की बात करते हैं तो वो किन अर्थों में मानव समाज कहा जा सकता है? इन सारे प्रश्नों को यदि हम समेकित रूप में रखें तो ये हो सकता है कि समाज और व्यक्ति का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और उस संबंध में जो आधार बनते हैं उसके दो पोल दिखाई पड़ते हैं। एक तो इंडिविजुअल है और दूसरी जो है वो सोसाइटी है। इसको हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, समाज और व्यक्ति का संबंध। अब जब हम रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की बात करते हैं तो पहली चीज यह है कि सोसाइटी क्या है और सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन या निर्माण कैसे हुआ, सोसाइटी में है कौन, इसको लेकर के एथिक्स में कुछ थ्योरीज डेवलप हुई जिनको कि हम सोशल कंटेक्ट थ्योरी या इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी या मैकेनिस्टिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये थ्योरी जो है इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशन को लेकर के जिस मत का प्रणयन करती है या जिस मत को रखती है उसके अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिज्म, people used to live independent lives. They enter into a contract with one another and form a society. This theory is called social contract theory. The social contract theory is advocated by Hobbes, Locke and Rousseau. ये तीन जो है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के जो है वो प्रोपाउंडर है, यानी सामाजिक संविदा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार
समाज का जो है वो प्रत्येक इंडिविजुअल एक सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट है, एक आत्मनिर्भर जो है इकाई है। एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। व्यक्ति ने समान हितों की पूर्ति के लिए समाज की रचना की है। अब चूंकि व्यक्ति जो है अपने समान हित की पूर्ति के लिए समाज की रचना करता है, इसलिए समाज जो है वह नेचुरल नहीं है बल्कि मैनमेड है। यानी समाज जो है इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक नहीं है वरन क्या है, कृत्रिम है। अब प्राकृतिक अवस्था में जब हम नेचुरल स्टेजेस में थे तो उस समय हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई संस्था नहीं थी और न तो कोई समाज था। जब इतिहास के प्रारंभिक चरण में हम लोग थे तो उस समय न तो कोई संस्था विद्यमान थी, न तो हमारे पास कोई समाज था। मनुष्य स्वतंत्र था। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ बाह्य संबंध था, यानी मनुष्य मनुष्य के भीतर का जो संबंध था वो एक्सटर्नल था, इंटरनल जो है वो नहीं था। न तो उसमें कोई पारस्परिक प्रेम था, न तो कोई सौहार्द की भावना थी। और उस समय जो है प्रबल जो है, जो शक्तिशाली थे, वो निर्बल को क्या करते थे, परेशान करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। अब इस प्रताड़ना से व्यक्ति जो है निजात पाने के लिए उसने क्या किया कि एक समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कारण इस सिद्धांत को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख जो है थॉमस हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन में करता है इस स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके अनुसार मनुष्य प्रारंभ में जब प्राकृतिक अवस्था में रहता था, अकेला था, स्वार्थी था और हिंसक था। यानी जब हॉब्स मनुष्य के स्थितियों पर बात करता है तो कहता है कि जब नेचुरल स्टेज थी तो उस समय व्यक्ति जो था वह ईगोइस्टिक था, वो स्वार्थी था, हिंसक था, अकेला था। उस अवस्था में कोई समाज नहीं था। स्वार्थी होने के कारण व्यक्ति जो है वो संघर्ष में लीन था। एक का स्वार्थ अगर दूसरे से टकराएगा तो स्वाभाविक है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा। अब ऐसी स्थिति में वहां कोई कानून भी नहीं था, जैसे को तैसा एक तरह से जंगल राज था। इस प्रकार इस जंगल राज या प्राकृतिक अवस्था से परेशान होकर के मनुष्यों ने आपस में समझौता किया तथा समाज की स्थापना की। इस प्रकार समाज कृत्रिम है, व्यक्तियों का संबंध बाह्य है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी मशीन के जो पार्ट्स हैं तो उन पार्ट्स का उस मशीन से जिस प्रकार से एक्सटर्नल रिलेशन है, उसी तरह से व्यक्ति और यानी इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो रिलेशन है वह एक्सटर्नल है। इस कारण इस थ्योरी को हम मैकेनिस्टिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यांत्रिक सिद्धांत। लॉक ने ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में भी कुछ इसी प्रकार की बात की है, जिस प्रकार की बात थॉमस हॉब्स जो है वो लेवियाथन में करता है। तीसरा जो फिलासफर्स है वह है रूसो। अब रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक अपने पुस्तक में
वो भी इसी प्रकार की बात करता है कि इसी संविदा या समझौता के फलस्वरूप जो है सोसाइटी डेवलप हुई। लेकिन एक बड़ा उसका पॉपुलर और फेमस स्टेटमेंट है जिसमें वो कहता है कि मानव जो है वो स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु वह प्रत्येक स्थान पर परतंत्र है। हम उत्पन्न होते हैं स्वतंत्र, परंतु हमारे हाथ पांव जो है देश काल और परिस्थितियों से कहीं न कहीं बेड़ियों द्वारा, वो बेड़ी चाहे देश की हो, चाहे काल की हो, चाहे सिचुएशंस की हो, वो कहीं न कहीं इनसे जो है जकड़ी हुई है। इस प्रकार से रूसो जो है वो सोशल कंटेक्ट थियरी को आ, अपनी पुस्तक सोशल कंटेक्ट में जो है वो डेवलप करता है। इसके बाद जो सेकेंड कंसेप्ट या थ्योरीज आती है वो आती है कलेक्टिविज्म की या ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी। समाज की जो सावयवी अवधारणा है या जो आंगिक अवधारणा है, इस अवधारणा पर बात मुख्य रूप से जो इवोल्यूशनरी फिलासफर्स हैं या जो इवोल्यूशनरी एथिकल थिंकर्स हैं, वो इस पर बात करते हैं कि मनुष्य और समाज का संबंध वैसा ही है जैसे किसी बॉडी के ऑर्गन्स का रिलेशन जो है उस बॉडी के साथ होता है। अब ऑर्गेनिक थ्योरी के सपोर्टरों का ये मानना है कि समाज जो है सोसाइटी एक 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 प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, एक जटिल जो है वो क्या है, जीव है। जिस प्रकार किसी प्राणी के शरीर में उसके भिन्न भिन्न अवयव या अंग होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति समाज के विभिन्न अंग हैं। सामाजिक संस्था और प्राणी शरीर में कोई अंतर नहीं है, यानी जो ह्यूमन बॉडी है और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस उनमें कोई बेसिक डिफरेंस जो है वो नहीं है। समाज और व्यक्तियों में आंतरिक संबंध है, मतलब ये सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के रिलेशन को इंटरनल रिलेशंस जो है ये मानते हैं। समाज से पृथक व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अब यह सिद्धांत समाज के यांत्रिक सिद्धांत का जो है खंडन करता है, जो फर्स्ट मैकेनिस्टिक थ्योरीज ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को लेकर के थी। समाज में सवयव एकता है, यानी ऑर्गेनिक सॉलिडिटी है। समाज जस्ट लाइक अ बॉडी, सोसाइटी जो है वो क्या है, शरीर है। इस सिद्धांत के समर्थकों में जो नाम आता है वो आता है लेस्ली स्टीफेन, हर्बर्ट स्पेंसर और सैमुअल अलेक्जेंडर्स का। ये तीन हैं जो ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी के कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब इनमें जो सोसाइटी का कंसेप्ट है वो जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी का है और उस बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स और बॉडी में जो रिलेशन है वो इंटरनल रिलेशन है। जस्ट एज ए ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिक unity of interdependent organs, so society is an organism of interdependent individuals. Both society and man are uh, interdependent on each other. Man is a social being and he can't live
in an unsocial condition. Men live, move, and have their being in society. Society grow like an organism. समाज उसी तरह से ग्रो करता है, उसकी उसी प्रकार से वृद्धि होती है जिस प्रकार से आंगिकता की वृद्धि होती है। तो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशन को लेकर के एक कंपोजिट व्यू जो है ये डेवलप करता है। अब जो स्पेंसर स्पेंसर ने समाज और प्राणी शरीर की समानता का उल्लेख किया है। समाज और प्राणी शरीर दोनों में एक तरफ जैसे समाज की वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार से ठीक प्राणियों की भी वृद्धि हो रही है और दोनों में यह वृद्धि जो है वो सरल से जटिल की ओर हो रही है। तो स्पेंसर ये मानता है कि जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं, सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप जो है वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये कलेक्टिविज्म के बाद एक थर्ड व्यू जो है वो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को लेकर के एथिक्स में डेवलप होता है, जिसे हम आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी या समाज का चेतनावादी सिद्धांत या अध्यात्मवादी सिद्धांत या प्रत्ययवादी सिद्धांत कह सकते हैं। अब इस सिद्धांत में basically society is an organization of free self-consciousness spirit that lives in cooperation with one another. Man is a social being. His rational, higher or ideal self is the social self, which can be realized only through society. The true self is social self. जिसे हम सेल्फ कहते हैं, जिसे हम आत्म कहते हैं, वह आत्म जो है सामाजिक आत्म है और इस सामाजिक आत्म में जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट ओनली थ्रू सोसाइटी। वो विकास का आधार जो है वो समाज है। तो इस व्यू के जितने भी सपोर्टर हैं उन सपोर्टरों का ये मानना है कि जिस प्रकार समाज की व्यवस्था है उसी प्रकार से मानव शरीर की भी व्यवस्था है और मानव शरीर में जो सबसे उत्कृष्ट भाग होता है वो मस्तिष्क का होता है, वो चेतना का होता है, वो मन का होता है। तो चूंकि इसमें मन या चेतना के बारे में विचार किया गया है कि जिस प्रकार से मानवीय मस्तिष्क का उत्कृष्ट स्थान है और वो चेतन है, उसी प्रकार से समाज भी क्या है, चेतन है। इसलिए इस थ्योरी को हम चेतनावादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार समाज को चेतन रूप या मन रूप में विचारा या विचार किया गया है। अब इस सिद्धांत के अनुसार समाज एक बृहद मस्तिष्क है, कॉम्प्लेक्स माइंड है। सोसाइटी बेसिकली सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स माइंड। यह केवल वैयक्तिक मस्तिष्क का योग नहीं है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ या इंडिविजुअल सोल। इसके जो सपोर्टर हैं इस थ्योरी के वो हैं टी.एच. ग्रीन, हेगेल और H.F. ब्रैडले। ये तीन हैं जो आइडियलिस्टिक
थ्योरी को ले करके इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के संबंध के बारे में बात करते हैं। इनका ये मानना है कि मानव समाज का ही विकसित रूप जो है वो स्टेट या राज्य है। राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। राज्य जो है एक अनन्य समुदाय है और वो समुदाय या वो राज्य जो है एक सजीव आत्मा है। ये इस सिद्धांत की विशेषता है कि इसके सब समर्थक जो हैं वो समाज या राज्य को भी चेतन मानते हैं और आत्मस्वरूप मानते हैं। अब नागरिकों की जो सार्वजनिक चेतना है, जो कॉमन कंसंसनेस ऑफ इट्स सिटीजन जो है, वही राज्य की आत्मा है, जिसकी अभिव्यक्ति सामाजिक संस्थाओं और नियमों में होती है। अब सामाजिक संस्था और नियमों में होती है तो मानव जो कुछ भी है उसके उस कुछ होने में समाज का सबसे बड़ा जो है वह योगदान है। वो समाज के कारण ही है और समाज में ही उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास जो है वो हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि समाज पृथक उसके व्यक्तित्व का विकास हो। तो इस मत के जो समर्थक हैं वो मानते हैं कि जिसे हम समाज या राज्य कहते हैं वो एक प्रकार का अल्टीमेट कॉन्शसनेस है और उस कॉन्शसनेस के इंडिविजुअल्स जो है वो पार्ट है। अब यदि इंडिविजुअल जो है अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है रोल को परफॉर्म करे, अपने स्थान के अनुसार अपने कार्य को संपादित करे और सब सोसाइटी में जितने इंडिविजुअल्स हैं वो सभी, क्योंकि समाज जो है वो व्यक्तियों का ही एक प्रकार से संग्रह है और उसी के फलस्वरूप जो सामाजिक संस्थाएं बनती हैं, समाज का निर्माण जो है वो सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप विकसित होता है। इसलिए मैकाइवर ने समाज को परिभाषित करते हुए ये कहा कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। बेसिकली सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। और जब हम सामाजिक संबंध की बात करते हैं तो उसमें जितने भी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति अपने स्थान के अकॉर्डिंग अपने कर्म को परफॉर्म करे तो उस परफॉर्मेंस के कारण उसका तो शुभ होगा ही, पूरे के पूरे समाज को भी शुभत्व प्राप्त होगा। और ऐसे में जब पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था जो है शुभत्व को प्राप्त करती है तो इसी को हम एक प्रकार का कॉमन गुड या सामान्य शुभ का नाम देते हैं। सामान्य शुभ की अवधारणा एथिक्स के लिए या नीति शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यवस्थित समाज में कुछ ऐसे साध्य या इंड होते हैं जो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए शुभ होते हैं और उस सामान्य शुभ की प्राप्ति के लिए जो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए शुभ है, उन शुभत्व की प्राप्ति किसके माध्यम से होगी? स्पष्ट है कि उस शुभत्व की प्राप्ति व्यक्तियों के माध्यम से होगी। जब व्यक्ति
अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपने रोल को परफॉर्म करे, और जब अपने रोल को परफॉर्म करेगा तो स्वाभाविक है कि फिर कॉमन गुड जो है वो डेवलप होगा। तो इस प्रकार से रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को लेकर के ये 3 प्रकार के मत डेवलप होते हैं। इसके बाद कुछ कंसेप्ट है अल्ट्रुइज्म, ईगोइज्म और यूनिवर्सलिज्म। इसके बारे में हम लोग पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं कि एक तो स्वार्थवाद का सिद्धांत है, वो ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वभाव से ही स्वार्थी है, और वो कोई कर्म करता है तो उस कर्म के पीछे उसका अपना नेचर होता है। वो तब तक वो दूसरे के लिए कोई कर्म नहीं करेगा जब तक कि उस कर्म से उसका अपना सुख या अपना इंटरेस्ट जो है इफेक्टेड ना होता। फिर दूसरी थ्योरी जो है इगोइज्म की डेवलप हुई, जिसको हम लोग हेडोनिज्म में और यूटिलिटेरियनिज्म में देख चुके हैं कि ये स्वार्थवाद के अलावा परार्थवाद की बात करता है कि ऐसा नहीं है, हम अपना तो सुख चाहते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसा होता है कि दूसरे के सुख में अपना सुख होता है, तो वो फिर मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल की बात करते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सलिज्म का है, और ये सार्वभौमिकतावाद, या इसको हम कहें कि सार्वभौमवाद, ये ऐसा सिद्धांत है जो पूरे के पूरे कलेक्टिविज्म में या यूनिवर्स के बेस्ट विशेष की बात करता है। तो ये 3 प्रकार के थ्योरी हैं जिसके बारे में हम लोग पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। तो आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। अगले व्याख्यान में हम लोग पुनः मिलेंगे।